प्रिय विद्यार्थी, आज के डिजीज रेजिस्टेंस यूजेज के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसमें आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिजीज रेजिस्टेंस एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि जो ढेर सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनकी ज़रूरत न पड़ेगी और डिजीज के अगेंस्ट जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है होस्ट की, वह इनबिल्ट होगा और जब एक बार हो जाएगा तो वह आगे तक चलता रहेगा। तो इसके अनेक लाभ हैं। देखिए, ग्रोविंग रेजिस्टेंस वैरायटी इज कॉस्ट इफेक्टिव। किसान जब रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसान जो उत्पादन करता है उसका खर्च कम हो जाएगा, कोई पेस्टिसाइड वगैरह सब छिड़कने की ज़रूरत न पड़ेगी। वैसी स्थिति में डिजीज नेचुरल इनबिल्ट जेनेटिक कैपेबिलिटी के कारण होस्ट जो है वो रेजिस्टेंट रहेगा डिजीज के अगेंस्ट। ग्रोविंग रेजिस्टेंट वैराइटीज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आप जानते हैं एग्रोकेमिकल्स का कम इस्तेमाल किया जाए, बायोसाइड्स, फंजीसाइड्स इत्यादि का, तो वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। सिलेक्शन म्यूटेशन, कैसे यह आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी प्राप्त करेंगे? तो सिलेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक आर मोड ऑफ डेवलपमेंट। तो ये विभिन्न विधियां हैं जो कि ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि नेचर में कोई वाइल्ड वैरायटी है जिसका यील्ड बहुत लोअर है और वह डिजीज रेजिस्टेंस के जीन उसमें पाए जा रहे हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाएगा। जो नेचुरल ग्रोविंग नेटिव प्लांट है जो उस जगह पे अपने स्थान पे एक्लेमेटाइज है, जैसे यहाँ की वैरायटी जो बेटर यील्ड करने वाली है उसे ऑस्ट्रेलिया के रिडली वैरायटी से हाइब्रिडाइज करा के रेजिस्टेंस उसमें लाया गया और रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से यील्ड पुनः पहले जैसा प्राप्त कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस को इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर लिया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन की एक प्रक्रिया है। अच्छा, और इसमें सिलेक्शन भी मेथड है। सिलेक्शन इन जनरल कोई भी काम करते हैं तो उसमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे डिजायर्ड वाले कैरेक्टर किस वाले ग्रुप ऑफ प्लांट में है, तो ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पर इस सिलेक्शन से अलग एक क्रॉप है और उस क्रॉप के 50 वेराइटीज़ हैं, तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन कह के उसको एक जगह रिसर्च स्टेशन में रख लिया जाता है और उसके बाद उन सारे वैरायटी को छोटे छोटे फील्ड में ग्रो कर लीजिए और उसके बाद जिस पैथोजेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी आपको चाहिए उस पैथोजेन का कल्चर करके प्रयोगशाला में, और उसके बाद उन सभी पे उसकी छिड़काव करिए और देखिए इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करने से उसमें कौन से फील्ड में के या कौन सा वैरायटी है जो उसका उसमें डिजीज की मात्रा बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, 5 से 10% होती है या एकदम नहीं होती है। तो इस प्रकार से वैसे वैरायटी को सेलेक्ट कर लिया जाता है और तब फिर यह समझ में आ गया कि उस वैरायटी में रेजिस्टेंस के जीन हैं, तो उसके बाद उसको चाहे तो हाई यील्डिंग वाले से क्रॉस कराइए यदि उसकी कम यील्ड है तो, और क्रॉस कराने के बाद रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से यील्ड को, पहले जनरेशन में रेजिस्टेंस तो आएगा पर उसका लोअर यील्ड भी उसी के अनुपात में एवरेजिंग करेगा। तो इस यील्ड के घटने को पुनः वापस लाने के लिए उसे बैक क्रॉसिंग कराया जाता है नेटिव पॉपुलेशन, नेटिव वैरायटी से। तो ये एक प्रक्रिया हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि नेचर में जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट हैं उसके वैरायटीज़ हैं, उनमें रेजिस्टेंस का जीन आपको नहीं मिल रहा है, तो वैसी स्थिति के लिए है कि उन क्रॉप को म्यूटेट कराइए। म्यूटेशन के लिए गामा गार्डन IARI न्यू दिल्ली में है, ऐसी फैसिलिटी और भी जगह है। केमिकल म्यूटाजेंस भी है जो आप इस्तेमाल करना चाहें, पर एक बार ये कार्य करने के बाद, मतलब उसको ट्रीट करने के बाद उसके फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन आप डिजीज के प्रोपेग्यूल को उसका छिड़काव करके और उस पर आप सेलेक्ट करना होगा आपको। यह ट्रायल एंड एरर का मेथड है। इसमें से यदि कोई
ऐसा म्यूटेंट है जो कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जिसमें डिजीज नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, 5-10% हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उस म्यूटेटेड प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और रेजिस्टेंस आपके पास आ गया तो फिर हाई यील्डिंग वैरायटी से क्रॉस एंड रिपीटेड बैक क्रॉस से यील्ड भी बनाए रखिए नेटिव वाले का और रेजिस्टेंस भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो म्यूटेशन कब कराएंगे? तब जबकि जीन उसमें उपलब्ध हमारे पास जर्म प्लाज्म रिसोर्स में रेजिस्टेंस के जीन उस डिजीज के अगेंस्ट नहीं रहेंगे। फिर होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी रिडली वैरायटी ऑस्ट्रेलिया वाला जो कि रस्ट रेजिस्टेंस लाया था नेटिव वैरायटी में, तो बिगिनिंग में वो एक तरीका है। हाइब्रिडाइजेशन में नेचर में उपस्थित है उनके दूसरे वेराइटीज में रेजिस्टेंस का जीन, चाहे वह वाइल्ड वैरायटी हो, एकदम लो यील्ड वाला ही हो, नो मैटर, उसमें भी यदि रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा करा लिया जाता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन का मेथड म्यूटेशन के साथ साथ भी लगेगा और हाइब्रिडाइजेशन के साथ सिलेक्शन का भी लगेगा। इसका कहने का मतलब जब हाइब्रिडाइज करिएगा तो अब उस पॉपुलेशन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आर्टिफिशियल डिजीज प्रेशर क्रिएट करके, डिजीज के प्रोपेग्यूल्स को छिड़काव करके कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर हमारे मन माफिक जीन पहुँचा है, ये जानने के लिए। इन सब से अलग अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का ज़माना है तो ट्रांसजेनिक प्लांट लोग करने लगे। तो ये जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है यह जेनिक बेस्ड होना चाहिए, तभी तो ये जनरेशन दर जनरेशन जाते रहेगा और एक ही बार में हरदम के लिए आपको रास्ता मिलेगा। तो इसलिए जेनिक जब बेसिस है उसका तो उस जीन को आइडेंटिफाई करिए। यदि कई बार इंटर क्रॉप से भी उठा के एक से दूसरे में डाल दिया गया है। अच्छा, बीटी काटन आप पेस्ट एक होता है काटन बाल वर्म, उसके केस में इंडोटागिन प्रोड्यूसिंग जो जीन था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा एक ट्रांसजेनिक कॉटन में डाल के और ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया गया। ट्रांसजेनिक वैरायटी बीटी काटन के नाम से फेमस है और इस प्रकार से यह पेस्ट का रेजिस्टेंस किया। अब देखिए, अभी डिजीज कह रहे थे, अब पेस्ट कहने लगे, तो जितने भी प्लांट पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं वो सब पेस्ट माने जाते हैं एक तरह से। अच्छा, और डिजीज और रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो रेजिस्टेंस सिर्फ डिजीजेज का ही नहीं होता है। डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट आपको बनाना हो, आपको स्ट्रेस रेजिस्टेंस या स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी आपको बनाना है, वह भी बनाया जा सकता है, चाहे वह ड्रॉट रेजिस्टेंट हो या फ्रीजिंग रेजिस्टेंट हो या इस प्रकार से और भी जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जो होते हैं, फिजिकल पैरामीटर, उन पर भी कहीं कोई विशेष एरिया के लिए आपको उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तैयार करना है तो वह भी कार्य किया जा सकता है, सफलतापूर्वक किया गया है। बस आपको उसका रेजिस्टेंट वाइल्ड वैरायटी या जहाँ रेजिस्टेंस का उसका जीन उपलब्ध है वह आपको जानना होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बैरियर को तोड़ना होगा और हाइब्रिडाइज कराना होगा, जीन ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद उसको सेलेक्ट करिएगा, फिर नेटिव वाले वैरायटी से उसे क्रॉस कराइएगा। यील्ड की जो कमी आएगी उसे पूरा करने के लिए बैक क्रॉस 7-8 जनरेशन तक कराइएगा तो फिर वो हाई यील्ड भी हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो ट्रांसजेनिक का भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह थोड़ा मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इन्वॉल्व करता है, पर यह भी एक अच्छा तरीका है और आज के ज़माने में इससे सफलता मिली है। अब देखिए, रेजिस्टेंस में भी आपको हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को प्रेफर करना होगा ओवर दी वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग यह भी देख लें कि देखिए, वर्टिकल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर पैथोजेन के अगेंस्ट 100% टाइप का रेजिस्टेंस दे रहा हो, ऑल और नन इफेक्ट, या तो वो रेजिस्टेंस देगा या ससेप्टिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोजेनिक गवर्न होते हैं। जो वर्टिकल रेजिस्टेंस का मामला होता है वह मोनोजेनिकली गवर्न होते हैं। और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया है, तो उसमें कहता है कि होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस के जीन होते हैं
और पैथोजेन के अंदर वायरुलेंस के जीन होते हैं। तो यदि दोनों मैचिंग रहेंगे तब तक तो होस्ट रेजिस्टेंट रहेगा, लेकिन जिस होस्ट में पैथोजेन के मैचिंग रेजिस्टेंस का जीन नहीं है तो वैसी स्थिति में वो ससेप्टिबल हो जाता है। तो अब यह तात्पर्य यह है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस जब मोनोजेनिक होगा, और इसको नहीं प्रीफर करना चाहिए सामान्य तौर से, क्योंकि यदि यह रेजिस्टेंट ब्रेक करेगा तो लार्ज स्केल डैमेज हो जाएगा, और चूँकि पैथोजेन के पॉपुलेशन पर भी प्रेशर पड़ेगा ना, वह उस क्रॉप के लिए स्पेशलाइज है, और उस क्रॉप को आप ऐसा स्पेशल बना दे रहे हैं कि वो पैथोजेन को अपने पास नहीं फटकने दे रहा है, तो पैथोजेन का तो एलिमिनेशन हो जाएगा सॉइल धरती से। तो वह एलिमिनेशन होने में उसी का कोई म्यूटेंट निकल आएगा, नेचुरल म्यूटेंट स्पॉन्टेनियस, जो कि उस क्रॉप को इन्फेक्ट करने में सक्षम हो जाएगा। वैसी स्थिति में आपकी रेजिस्टेंस धरी रह जाएगी और वह पूरा क्रॉप आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल रेजिस्टेंस जहाँ ऑल वाला इफेक्ट दे रहा है कि पूरा रेजिस्टेंस दे रहा है, तो सारी दुनिया वही ग्रो करेगी, मोनोकल्चर हो जाएगा। इसलिए मोनोकल्चर को भी अवॉइड करना चाहिए। तो वर्टिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई लेवल का होता है, इस वजह से प्रेशर भी पैथोजेन पे बहुत हाई रहता है कि जीवन मरण का सवाल हो जाता है। तो उसी का कोई म्यूटेंट आता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। वैसी स्थिति में बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। अच्छा, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये ऑल और नन इफेक्ट नहीं शो करता है। यह अगेंस्ट दी वेरियस बायोटाइप्स, पैथोजेन के वेरियस फॉर्म्स जो हैं उसके अगेंस्ट डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और यह पॉलीजेनिक होता है। तो पॉलीजेनिक ब्रेक होना नहीं संभव है सरलता से, ठीक है। तो उसमें लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी रहेगी, रेजिस्टेंस कैन बी इंजॉयड फॉर मेनी मेनी जनरेशन एंड ईयर्स। तो ये लाभ होता है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस में। जहाँ पॉलीजीन है तो पॉलीजीन को पैथोजेन ब्रेक कर दे यह डिफ़िकल्ट कार्य है, ऐसा नहीं हो पाता है। और मोनोजेनिक कंडीशन में म्यूटेंट जो है वो उसको ब्रेक कर देते हैं। इसलिए वर्टिकल रेजिस्टेंस के बजाय हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीजेज या पेस्ट्स या इंसेक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए। रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन डिपेंड्स अपॉन एवॉइडेंस ऑफ मोनोकल्चर। अच्छा, कोई वेराइटी आप रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं और पूरे दुनिया में उसी वेराइटी को आप ग्रो करने लगे, तो फिर वही बात जो मैं अभी बताया था कि उस रेजिस्टेंस का कंटिन्यूएंस सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना प्रेशर पैथोजेन पर आ गया, और यदि पैथोजेन के एलिमिनेशन का खतरा हो जाएगा वर्ल्ड से, माने दुनिया से ही नामो निशान उसका मिट जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, इस तरह की स्थिति आने लगे, तो वैसी स्थिति में वह ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मोनोकल्चर मत करिए, हर जगह वही न लगाइए। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात मैंने ये सोचा कि मिक्स्ड यदि कल्चर कर रहे हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस वाले का भी, तो वैसी स्थिति में भी आप देखिएगा कि वो पैथोजेन के प्रोपिग्यूल्स को स्प्रेड करने में रोकने का काम करेंगे। तो उस हिसाब से भी अब देखिए डिजीज कंट्रोल की बात नहीं करी जाती है, अब डिजीज को मैनेज करना रहता है कि उसका इकोनॉमिक लॉस मिनिमाइज किया जा सके। All agricultural crops are severely damaged when not protected against the pathogen. पैथोजन से सभी क्रॉप जो हैं उसमें गंभीर नुकसान होता है। अब भिन्न भिन्न क्रॉप प्रोटेक्शन के मेजर्स को जब आप देखिएगा, जैसे केमिकल मेजर्स, बायोलॉजिकल मेजर्स, कल्चरल मेजर्स, इन सब मेजर्स को यदि जब आप एक बार देखेंगे तुलना करके, तो आप पाएंगे कि रेजिस्टेंस जो है ये हाईली प्रिफरेबल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। द ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट इफेक्टिव एंड बायोलॉजिकली सेफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में स्थापित हुआ। ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली वेरिएबल फेनोमेनन। तो वो मैं कहा वर्टिकल वर्सेज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पॉलीजेनिक वाला यदि विकसित कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। बायोटेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है,
बायोटेक्नोलॉजी में रिडली वैरायटी दूसरे वाइल्ड वैरायटी को ले आके करा रहे हैं, यदि क्रॉस उसके पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह तो हुआ ही। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वह भी, ये सारे चीज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आनी चाहिए। It gives us new possibility not only for recombination of genetic information but also for the analysis of host pathogen relationship। अब चूंकि जीन बेस्ड है तो उस चीज़ को आप अध्ययन करेंगे तो होस्ट पैथोजन के इंटरेक्शन का आधार भी आपको समझ में आएगा, तो उसके अध्ययन में भी यह काम करता है। उसको समझने में यह आसानी होती है कि कैसे कोई रेजिस्टेंट हो जाता है, कैसे कोई ससेप्टेबल हो जाता है। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस, और जब ये होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे, जैसे कि मल्टीजेनिक वाला बट हार्डजेंटल रेजिस्टेंस में बोला, तो जब उस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी या ड्यूरेबिलिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस भी गिवन टॉप प्रायोरिटी वर्ल्ड वाइड। अब जब ये कहा जाता है कि फूड सिक्योरिटी का ज़माना आ रहा है, जनसंख्या वैसे बढ़ते जा रही है, तो वी cannot afford to क्रॉप लॉसेस ड्यू टू डिजीज एंड पेस्ट। इवन स्टोरेज, देखिए अभी चाइना में एक नया चला है कि क्लीन योर प्लेट कैंपेन, माने छोड़ने पर भी मनाही है, खाना जो खाना है लीजिए, छोड़ छाड़ मत करिए। और 40% डिजीज से डिजीज ट्रांजिट और स्टोरेज, इन विभिन्न स्थितियों में 40 से 50% तक नुकसान होता है, जो आप सेव कर सकते हैं थोड़ी होशियारी से। अब देखिए कुछ यहाँ पर हमने आपके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। पहला दूसरा लाइन है क्रॉप है, क्रॉप और उसका वेराइटी है जो विकसित किया गया है डिजीज रेजिस्टेंस का विभिन्न मेथड से, और किस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। इसमें हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट, इन सारे ग्रुप के कोई ना कोई रेजिस्टेंट एग्जाम्पल मिल जाए। देयर लिस्ट आर मेनी मोर, पर यहाँ अध्ययन, अध्यापन और परीक्षा में लिखने के लिहाज से यह कार्य नहीं किया जा सकता है। छोटा में रिप्रेजेंटेशन हर साइड का मिलना, मतलब यह इलुस्ट्रेटिव है, एक्सहॉस्टिव नहीं। देखिए वीट में हिमगिरी वैरायटी है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट, इनसे ये रेजिस्टेंट है। ब्रैसिका में पूसा स्वर्णिम या वाइट रस्ट से बचाता है। जानते हैं कि वाइट रस्ट भाई अल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड में होता है, तो उसके प्रति रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर में पूसा सुब्रास, पूसा स्नोबॉल और K1, ये जो वेराइटीज़ हैं ये ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट इत्यादि डिजीज़ों से रेजिस्टेंट हैं। काउपी में पूसा कोमल, यह बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। चिली में पूसा सदाबहार, यह चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल से, मैंने ये वायरल डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखे हुए हैं। फिर देखिए ब्रैसिका रेपसीड मस्टर्ड में पूसा गौरव नाम की एक वैरायटी है जो कि इंसेक्ट से बचाएगा, एफिड से। फ्लैट बीम पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जसीड एफिड्स एंड फ्रूट बुरर के से रेजिस्टेंट है। और ओकड़ा भिंडी जो होता है उसमें पूसा सावनी और पूसा A4 नाम के ये वैरायटी हैं जो कि सूट एंड फ्रूट बोरर से प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो वो तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट क्रॉप का रेजिस्टेंस मैंने दिखाया। अब आइए देखिए डिफरेंट क्रॉप में ट्रांसजेनिक के डेवलप करके डिजीज रेजिस्टेंस प्राप्त किया गया है, और कौन सा डिजीज है यह भी देखें, और उसका आधार भी देखें कि किस जगह से वह पर्टिकुलर रेजिस्टेंट जीन पाया गया था, ट्रांसफ़र किया गया। लेटेस्ट एग्जाम्पल है 2012 में टोमेटो के क्रॉप पर बैक्टीरियल स्पॉट के प्रति डिजीज रेजिस्टेंस शो किया जाता है। और मैकेनिज्म क्या है कि आर जीन फ्रॉम पीपर से लाया गया। टोमेटो में कहाँ से ले आए हैं?
पेपर में पाया जाने वाला रेजिस्टेंस जीन को ला के ट्रांसजेनिक बनाया गया है। इसी तरह 2012 में राइस में बैक्टीरियल ब्लाइट एक बहुत गंभीर डिजीज है और बैक्टीरियल हिस्ट्री, तो यह भी इंजीनियर्ड ई जीन को ट्रांसफ़र किया गया। 2012 में भी वीट में पाउडरी मिल्ड्यू में ओवर एक्सप्रेस्ड आर जीन फ्रॉम वीट लाया गया, तो वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट। एप्पल में एप्पल स्कैब फंगस, तो इसके लिए थायोनिन जीन फ्रॉम बार्ली लाया गया। देखिए एप्पल का रोग है और उसके लिए बार्ली में से वो जीन खींच के लाया जा रहा है। ट्रांसजेनिक जीन इंजीनियरिंग से यह आपके और बृहत क्षमता बढ़ जाती है कि दूसरे क्रॉप में भी उसके अगेंस्ट यदि रेजिस्टेंस का जीन है तो उसे भी ट्रांसफ़र करके रेजिस्टेंट वैरायटी आप विकसित कर सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में हम लोग डिफेंस सिस्टम में पढ़े हैं कि प्री फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म, स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल, दोनों में भी पहले से जो उपस्थित है संरचना के लिहाज से या बायोकेमिकल के लिहाज से, और पोस्ट इन्फेक्शन होने के बाद पैथोजेन इंड्यूस्ड हो गया, तब अब वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, जैसे टाइलोसिस क्विकली बनना या फिर कोई बायोकेमिकल प्रक्रिया हो रही है, तो फाइटोएलेक्जिन का प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से देखिए ये पहले से जो उपस्थित है वह सेकेंडरी प्लांट का वाल, प्लांट क्यूटिकल, सरफेस क्यूटिकल यदि थिक हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंट हो गया। प्लांट सेल वाल, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोसाइड और सैपोनिन टाइप का यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके वजह से रेजिस्टेंट हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन की वजह से हो सकता है। एंजाइम इनहिबिटर यदि विकसित हो जा रहा है तो उसके वजह से हो सकता है कि एंजाइम इनहिबिट कर देगा पैथोजेनिक एंजाइम को। डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम, यदि उसके टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने वाला कोई केमिकल बन जाता हो। रिसेप्टर दैट परसीव पैथोजन प्रेजेंस एंड एक्टिवेट इंड्यूसिबल प्लांट डिस्पेंस, और रिसेप्टर जो सेल होते हैं होस्ट के अंदर वो पैथोजन के स्टिमुलस को परसीव करके इंड्यूस करते हैं अपने सिस्टम को, एंटीबॉडी जैसे बनता है ह्यूमन बीइंग में, उस वाले स्टाइल में। अब देखिए इंड्यूसिबल पोस्ट इन्फेक्शन प्लांट डिफेंस। अब इंड्यूसिबल करेंगे, पोस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो जब इन्फेक्शन हो गया तब उसको बनना है तो वो पैथोजेनिक प्रभाव में ही हो रहा है। सेल वाल री इन्फोर्समेंट, सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन इत्यादि इस प्रकार के चीज़ों का डिपोजिशन होने लगे जहाँ पैथोजेन है उसके आगे पीछे, जहाँ उसका हाइफा आ रहा है उसके आगे पीछे, हाइफल इनसीथिंग कहा जाता है। एंटीमाइक्रोबियल केमिकल्स इंक्लूडिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्सीनाइट्राइट, या और भी कॉम्प्लेक्स फाइटोएलेक्जिन सच एज जेनिस्टीन और कैमेलेक्सिन। एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स सच एज डिफेंसिन्स एंड थायोनिन्स। एंटीमाइक्रोबियल एंजाइम्स सच एज काइटिनेज, बीटा ग्लूकानेज, चाहे पैराक्सीडेज हो। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, ए रैपिड होस्ट सेल डेथ रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद डिफेंस मेडिएटेड बाय रेजिस्टेंस जीन। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं जिनके द्वारा होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस आता है पैथोजेन के अगेंस्ट। तो इस प्रकार से डिजीज रेजिस्टेंस के इस पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके विभिन्न आयाम को देखा। धन्यवाद।